बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। मध्य प्रदेश में एक बार फिर जाति पर राजनीति गर्मा गई है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने एससी एसटी वर्ग की सुरक्षा और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार से सवाल क्या पूछा, बीजेपी ने उनके खिलाफ मोर्चा ही खोल दिया। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर नेताओं के मन से जाति की राजनीति क्यों नहीं जाती और क्यों वे बार बार जाति के सहारे अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं। इसीलिए हम आज पूछ रहे हैं यह बड़ा सवाल कि आखिर मध्य प्रदेश से जाति है कि जाति क्यों नहीं। सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि प्रदेश से शुरू हुई राजनीति जो है वो जाति को लेकर के किस तरह से अब सभी जगह फैल रही है। बीजेपी और कांग्रेस ने क्या कहा है, सबसे पहले इस मुद्दे को लेकर ये सुनिए। मैंने ट्वीट किया क्योंकि ओबीसी आरक्षण के बारे में हमने ही कदम उठाया था और मैं ये उम्मीद करता हूँ, मांग करता हूँ सरकार से कि इसे जो हमने नीति बनाई थी ये इसको लागू करें। वो सिर्फ बातें ही करते रहे, किया उन्होंने कुछ नहीं। अगर वो कुछ करते तो ये हश्र ना होता उनका। कमलनाथ जी को अपना इतिहास नहीं मालूम कि जिस वो राजनीतिक दल से आते हैं उस राजनीतिक दल में अनुसूचित जाति जनजाति सुरक्षित था क्या? चौराहे पर बेटियों को घसीटकर बलात्कार हुआ है आपके राज्य में, विधानसभा परिसर में बलात्कार हुए अनुसूचित जाति जनजाति के बेटियों के साथ, और जो अपराध आपके समय हुआ है आपने अनुसूचित जाति जनजाति को केवल वोट का अस्त्र मान लिया है। तो न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पूछ रहा है बड़े सवाल क्या है। हमारे सवाल आपको दिखाते हैं। हमारे आज के सवाल बहुत साफ सुथरे हैं और सीधे हैं, जो हम बार बार सियासी लोगों से पूछना चाहते हैं। एमपी में एससी एसटी पर सियासी संग्राम, बीजेपी कांग्रेस की रीत, जाति दिलाएगी जीत। राजनीति में जाति या जाति पर राजनीति, ये बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल है कि आखिर जाति है कि जाति क्यों नहीं। जी हां, एमपी में एससी एसटी पर सियासी संग्राम, बीजेपी कांग्रेस की रीत, जाति दिलाएगी जीत। राजनीति में जाति या जाति पर राजनीति, ये बड़ा सवाल है जो हम लगातार पूछ रहे हैं। चलिए सीधे रुख करते हैं अपने मेहमानों का। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ डॉक्टर आर.के. दोगने, पूर्व विधायक, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर दोगने, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हमारे साथ बीजेपी से विधायक कृष्णा गौर जी जुड़ी हुई हैं भोपाल से। बहुत बहुत स्वागत है आपका कृष्णा गौर जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और हमारे साथ पत्रकारिता के बहुत बड़ा नाम रंजन श्रीवास्तव जी जुड़े हुए हैं भोपाल से। रंजन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। हम सबसे पहले रुख करते हैं डॉक्टर आर.के. दोगने का। दोगने जी, सबसे पहले तो यह जानना चाहेंगे, अचानक से एससी एसटी ओबीसी ये तमाम चीज़ों को लेकर के कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है, अचानक क्या हो गया सर? देखिए, कांग्रेस का हमेशा सिद्धांत रहा है सबको सबका अधिकार, सबको साथ देखा। अधिकार कांग्रेस ने दिया है और कांग्रेस ने ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया था कि 14% अभी तक चल रहा था। 27% कमलनाथ जी ने सिफारिश की थी और विधानसभा में पास किया था। उसको हाईकोर्ट में रोक लगवाई गई है सरकार के द्वारा, भाजपा सरकार के द्वारा। आप देखिए, वर्तमान में हम देखें कि हमारे मध्य प्रदेश की जनसंख्या जो है उसका 50.09% ओबीसी है मध्य प्रदेश में। और दूसरे वर्ग भी अगर आप देखें तो उस हिसाब से अगर एससी का देखें तो 15.6% है, एसटी का देखें तो 21.6% है जनसंख्या, और सामान्य की 13.21% है, और पिछड़ा वर्ग का 50.09% है। तो उसका अधिकार बनता है जाति का, पिछड़ी जातियों का अधिकार है, वो कमलनाथ जी ने दिया था और वो देना चाहिए, मिलना चाहिए, संविधान के अंतर्गत ही मिलना चाहिए। जब 50% है तो 27% मांग दे रहे हैं तो 27% भी कम है। देखे तो मैं तो आपके माध्यम से मांग करता हूँ 50% पूरा मिलना चाहिए। और आरक्षण जब सबको दिया जा रहा है तो ओबीसी को क्यों नहीं दिया जा रहा? देने में क्या तकलीफ है? और इनको भाजपा को भी क्या तकलीफ है? इनको संविधान में अगर वहाँ विधानसभा में पास करके उन्होंने लागू किया था तो इनको अलंगे लगाने की जरूरत क्या पड़ गई? इसका जितना अधिकार है उसका अधिकार उतना मिलना चाहिए। मेरा तो यही आपके माध्यम से निवेदन है। बिल्कुल कृष्णा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या दिक्कतें हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर के। और कांग्रेस साफ तौर पर आरोप लगा रही है कि जब हमने ये पूरी योजना बनाई थी कि किस तरह से आरक्षण हमें देना है, उसकी पैरवी हाईकोर्ट में जानबूझ करके बीजेपी ने ठीक ढंग से नहीं की और इसलिए मामला लटक गया। अभिलाष जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि
कांग्रेस की मंशा कभी भी ओबीसी को आरक्षण देने की नहीं रही है और यही कारण है कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में अधिकांश समय कांग्रेस की सरकारें रही है। अगर ठोस पहल की होती तो शायद आज परिस्थितियां कुछ अलग होती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ओबीसी वर्ग को वोट बैंक की खातिर उपयोग करने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज माननीय कमलनाथ जी अगर 27% आरक्षण के ओबीसी को आरक्षण की मांग करते बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमने किया था, तो उसमें भी उनकी मंशा सही रूप से ओबीसी को आरक्षण देने की नहीं थी। सब जानते हैं, लोकसभा का चुनाव सामने था। लोकसभा के चुनाव में आधी आबादी जो 52% से अधिक ओबीसी की है, उनका वोट लेने के लिए उन्होंने इस प्रकार का शिगुफा छोड़ा था। अगर वो बहुत ईमानदारी से इसमें प्रयास करते तो वो जानते थे कि इसमें जब भी हम इसको लागू करने की बात करेंगे कोई ना कोई कोर्ट में ज़रूर जाएगा और कोर्ट में कोई जाएगा तो उसकी व्यवस्था सरकार को पहले से ही कर लेनी चाहिए थी। लेकिन उनको पता था कि सिर्फ हमें शिगुफा छोड़ना है, हमें आरक्षण देना नहीं है और इसीलिए उन्होंने सिर्फ 27% आरक्षण की बात उठाई और कोशिश की और उसके बाद उन्होंने हाथ पीछे कर लिए कि अब जो होगा जो देखा जाएगा। हम तो ओबीसी वर्ग को गुमराह कर चुके हैं कि हमने आपके लिए 27% आरक्षण का कदम बढ़ाया था, लेकिन कोर्ट में फैसला चला गया और कोर्ट में अगर मामला चला गया तो जब फैसला आएगा तब उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोर्ट में ये मामला जाने के बाद कांग्रेस ने बहुत ईमानदारी से पैरवी नहीं की। उनका वकील कोर्ट में पेश ही नहीं होता था, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद हमारी सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारी पार्टी ने लगातार इस बात का प्रयास किया कि कोर्ट में हमारा पक्ष सकारात्मक जाए, मजबूती से जाए और हमारा वकील हमेशा कोर्ट में पेश हुआ, उसने हमारे पक्ष में बात की। और अभी चूंकि मामला न्यायालय में अधीन है, इसलिए अभी इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जिस प्रकार से हमारी पार्टी, हमारी सरकार इस दिशा में सकारात्मकता के साथ काम कर रही है, हमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और 27% आरक्षण ओबीसी को जरूर मिलेगा। लेकिन कांग्रेस ने जो धोखा दिया है लोकसभा चुनाव में ओबीसी वर्ग को आरक्षण के नाम पर वोट हथियाने का, उससे पूरी ओबीसी वर्ग उससे नाराज है और ओबीसी का पूरा वर्ग कांग्रेस को माफ करने की स्थिति में अब नहीं है। लेकिन कृष्णा गौर जी, खुद आप भी उसी वर्ग से आती हैं, शिवराज सिंह चौहान उसी वर्ग से आते हैं, और जब हाईकोर्ट ये बिंदु 3 मांगता है कि ओबीसी की स्थिति क्या है, सरकारी नौकरी में उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, और एक और बिंदु पर जब वो चीज़ें जानकारी मांगी जाती है तो सरकार अभी तक उपलब्ध क्यों नहीं करा पा रही है तमाम जानकारियां? नहीं, लगातार ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर कोर्ट में पेशी में हमारा वकील उपस्थित नहीं हुआ। जब भी कोर्ट में पेशी हुई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का वकील बहुत मजबूती के साथ गया, अपना पक्ष रखा है और निश्चित रूप से मैं ये कह सकती हूँ कि सारे फैक्ट्स हमने रखे हैं और उसी के आधार पर हमें सफलता मिलेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की मंशा ओबीसी को 27% आरक्षण देने की हमेशा रही है और आपने देखा होगा कि हमने कभी भी वोट बैंक के रूप में इसका इस्तेमाल नहीं किया। आज यदि केंद्र में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, नए मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, तो उसमें 27 मंत्री ओबीसी वर्ग से आते हैं और उसमें भी ओबीसी वर्ग के हर जाति का प्रतिनिधित्व है, जिसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि भारतीय जनता पार्टी ओबीसी वर्ग के प्रति, उसको आगे बढ़ाने के प्रति कितनी संकल्पित होकर, प्रतिबद्ध होकर काम कर रही है। पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किसने किया? लंबे समय तक केंद्र में कांग्रेस की सरकारें रही। क्या पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा उन्होंने दिया? क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा मिले जिससे पिछड़ा वर्ग की जातियां मजबूत हो। वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, इसलिए वो हर बार ऐसा ही शिगुफा छोड़ते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। लेकिन अब पिछड़ा वर्ग पूरी तरह से कांग्रेस की इन चालों को समझ गया है और अब धोखे में आने वाला नहीं है। आपको लगता है कि बीजेपी और कांग्रेस ओबीसी को लेकर के ये जो पूरी कवायद कर रही हैं, इसका कुछ हश्र नहीं होगा? क्योंकि ये जो एक सैद्धांतिक बात है कि 50% से ज़्यादा, या बल्कि ये लिमिट भी है कि 50% से ज़्यादा आरक्षण हो नहीं सकता, तो इस जुमले को उछाल देना, फिर उस पर चुनाव के समय पर उस पर सियासत होना और कोर्ट में जाकर अटक जाना, ये बहुत स्वाभाविक सी चीज़ है और ये यहीं स्टक रहेगा। या आपको लगता है कि अगर प्रेशर पड़ेगा तो ये सीमा बढ़ भी सकती है? अभिलाष जी, देखिए, जब मैं इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं जी, जब कांग्रेस सरकार आई थी तो संसद में ईडब्ल्यूएस को लेकर के, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के जो लोग हैं और सवर्ण हैं, उनके लिए 10% की बात हुई थी। तो विधानसभा में पारित होना था
अचानक एक सरप्राइज आया कि 14% से 27% का। इसका कोई बैकग्राउंड था नहीं, क्यों अचानक हुआ। और आपने बिल्कुल सही कहा कि सरकारों को पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है उसके हिसाब से 50% से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर हम आबादी को ध्यान में रखें, उसको लेकर अगर रिजर्वेशन करेंगे तो 21% एसटी का होगा, 15.6 यहाँ पे एससी उनका होगा, फिर ईडब्ल्यूएस भी आ गया। आपने तो कुल जो सरकार की मंशा थी उसके हिसाब से 73% जा रहा था आरक्षण। मामला कोर्ट में गया और जैसा आपने बताया कोर्ट में तो उस पर स्टे होना ही था। पैरवी कहाँ पे कम हो रही है, मैं समझ के परे है कि कहाँ पे कांग्रेस बीजेपी को दोष दे रही है, बीजेपी कांग्रेस को दोष दे रही है। लेकिन फिलहाल जो गाइडलाइन है जिसके आधार पे कोर्ट ने उस पर स्टे किया है वो 50% का सैद्धांतिक फॉर्मूला। नंबर 1। नंबर 2, ये पार्टी नहीं बता पा रही, जैसे कांग्रेस कमलनाथ ने आज इशू रेज किया तो उनको ये भी बताना चाहिए भाई कमी कहाँ पे है, सरकार कैसे पैरवी नहीं कर रही है, सरकार करे क्या, मामला तो कोर्ट में है। और सैद्धांतिक जो उसका फार्मूला है, जो गाइडलाइन में भी एग्जिस्ट करता है पूरे नेशनल लेवल पे, तो फिर वो कैसे होगा। अभिलाष जी, इसी मध्य प्रदेश में आपको याद होगा प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा है, वो भी दूसरा चिन्ह है वो जी। प्रमोशन में आरक्षण को लेकर के हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट गई, शिवराज सिंह चौहान सरकार तक थी। तो पिछले 5 साल से अभिलाष जी 2016 में हुआ था ये, 5 साल से सरकारी नौकरियों में आरक्षण नहीं पा रहा है, मतलब प्रमोशन नहीं पा रहा है, क्योंकि इस पे मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। तो आरक्षण का जिन्न जो बार बार आता है उससे प्रदेश पीछे होता है, एक विषमता फैलती है और एक डिवाइड और बढ़ता जाता है, लेकिन उसका रिजल्ट को निकलता नहीं। ठीक है सर। डॉक्टर दोगने, अगर मंशा बहुत साफ है, जब बीजेपी कह रही है कि आरक्षण दे दीजिए ओबीसी को 27%, कांग्रेस कह रही है तो हम लेकर के आए थे दीजिए, तो फिर दिक्कत क्या है? और अगर दिक्कत है तकनीकी तौर पर तो फिर इस तरह की मांग क्यों रखी गई? और सबसे बड़ा मेरा सवाल यह है दोगने जी कि ओबीसी के आर्थिक स्तर को लेकर, सरकारी नौकरियों में उनकी स्थिति को लेकर ये डेटा है ये सरकार के पास क्यों नहीं है सर? क्या दिक्कत आ रही है? ये है नहीं, या इसे इकट्ठा नहीं किया जा रहा है, या इकट्ठा है सब कुछ ऐसे पहुंचाया नहीं जा रहा है? क्या दिक्कत क्या है सर? ये आप देखिए, मेरी बहन जी जो कृष्णा यादव जी बात कर रही है कि हमारी सरकार चाहती थी, आप बताइए 15 साल की सरकार आपकी थी, आपने लागू किया क्या? 1994 से पूरे देश में लागू है, सभी राज्यों में लागू है, सिर्फ मध्य प्रदेश में 14% लगता है, 27% तो सब जगह मिल रहा है ओबीसी को। तो ये बहन जी क्या 15 साल से सरकार सो रही थी क्या? शिवराज सिंह जी सो रहे थे क्या? ये भी ओबीसी में आते हैं। आपकी उमा भारती जी भी ओबीसी में थी, मुख्यमंत्री वो भी रही है, बाबूलाल गौर जी भी मुख्यमंत्री रहे, आपके साथ भी वो भी ओबीसी में आते हैं, तीनों मुख्यमंत्री रहे, फिर क्यों नहीं 27% इन्होंने डाला है? अब कमलनाथ जी ने लेके आए हैं तो वो भी उसका श्रेय लेने को आप तैयार हो गए। एक तो कोर्ट में आप लोगों ने जवाब दिया, आप ये साल भर से 1.25 साल हो गया सरकार आपकी है, आप ले आइए ना, आप विधायक ला के पास करिए ना, आप ये कोर्ट में जवाब दीजिए ना। आपने जवाब टाइम से नहीं दिया, इसके कारण से लेट हुआ ये, नहीं तो अब तक हो जाता, पर कोर्ट में जवाब नहीं देने के कारण ये सब चीजें आ रही है। और आज ये जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश है उसके अनुसार जो चल रहा है, तो जनसंख्या का परसेंटेज तो देखिए ना, किसकी जनसंख्या क्या है, कौन कितने % पे आ रहा है, उसको उतना % मिलना चाहिए, ये तो अधिकार है, ये तो अगर सभी को मिले तो ज्यादा अच्छा। सरकार जबरदस्ती श्रेय ले रही, भाजपा की सरकार, भाजपा देना नहीं चाहती, और पहले भी उसी ने देना नहीं चाहा था। 15 साल सरकार चलाई है, 15 साल सरकार में कोई बात ही नहीं की। जब कमलनाथ जी की सरकार आई उन्होंने पास किया और उन्होंने इसको लागू करने की कोशिश की, तो इन्होंने हाईकोर्ट में स्टे ले लिया, और स्टे के बाद आज सरकार गिर गई, उसके बाद जवाब नहीं दे रहे। आपको जवाब देना चाहिए ना, टाइम से जवाब दे, ऐसे कामों को तो जल्दी करना चाहिए था। आप ओबीसी के आपसे हिमायती हैं तो जल्दी लगा दीजिए, जल्दी जवाब दे दीजिए, जल्दी निर्णय आ जाएगा तो लोगों को अधिकार मिल जाएगा, और अधिकार मिलेगा तो निश्चित है उनको फायदा, उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, उसका शिक्षा का क्षेत्र सुधरेगा, शिक्षा की उसमें आबादी उसमें बढ़ेगी उसकी। तो लाभ तो देना नहीं चाहते थे, राजनीतिक श्रेय खुद लेना चाहते और दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे। आपको 15 साल से क्यों सो रहे थे? और उसके पहले भी आपकी सरकारें आई है बीच में, तो उसमें देखना चाहिए। जब आपने कभी इसकी बात नहीं उठाई है, मंडल आयोग में 27% का आया है, ओबीसी का आरक्षण का आया, उसके बाद ही आरक्षण चला है, के टाइम पे आया है आरक्षण, और उसके बाद आरक्षण की बात करिए ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए कभी आरक्षण की बात ही नहीं हुई थी, और ये भाजपा की सरकार जबरदस्ती श्रेय लेना चाह रही है। अपना जवाब टाइम से दे,
और जल्दी लागू करवाए। सरकार आपकी, आपको हम धन्यवाद दे देंगे, आप लागू तो कराइए जल्दी से। कृष्णा गौर जी सीधे तौर पर कह रहे हैं दोगने जी की 1994 से पूरे देश में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण लागू है और बीजेपी की सरकार 15 साल रही, उन्होंने इस तरफ देखा नहीं। कांग्रेस की सरकार ने बहुत कम टाइम में इसे अमली जामा पहना दिया और अब कोर्ट में मामला अटका है, तो वहाँ की उनके जो संशय हैं, जो बिंदु जानकारी है, वो दी नहीं जा रही है। तो 1.25 साल के आसपास, 1.5 साल के आसपास हो रहा है। कृष्णा गौर जी, ये तो फिर राज्य सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हाईकोर्ट में तो सरकार को ही जवाब पेश करना होता है। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि 1.25 साल में इन्होंने क्यों लागू किया, ये इसके पीछे की मंशा भी स्पष्ट है। सबको पता है कि इनको सिर्फ ओबीसी के 52% वोटों को हासिल करना था। हमसे अगर 15 साल का हिसाब मांग रहे हैं तो आप 65 साल का हिसाब भी दें कि आपकी केंद्र में लगातार सरकारें रही है इस देश में। अगर काका कालेलकर कमीशन की बात करें, पिछड़ा वर्ग आयोग की, मोरारजी भाई कमीशन की बात करें, या हम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें, उसके फैसले की बात करें, जो रिपोर्ट उन्होंने पेश की थी, उन रिपोर्टों को लागू क्यों नहीं किया गया? आप अपनी बात नहीं कह रहे हैं, हमसे आप बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंशा हमेशा से ही ओबीसी वर्ग को आगे बढ़ाने की थी, आरक्षण देने की थी और हमेशा रहेगी। और लगातार हमारी सरकार, हमारी पार्टी प्रयास कर रही है। हमने कोशिश की है कि चूंकि कोर्ट में प्रकरण है, जब तक फैसला नहीं हो जाता तब तक हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन फैसला हमारे पक्ष में आएगा, इसके लिए हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। और इसलिए मैं हमारे माननीय विधायक जी से कहना चाहूँगी, पूर्व विधायक जी से, कि आप निश्चित रूप से ये मानकर चलें कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के वोट को वोट बैंक के रूप में उपयोग करती है। हाँ, आपने देखा होगा 1.25 साल की आपकी सरकार ने अगर 27% आरक्षण लागू करने का एक निर्णय लिया था तो उसको लागू क्यों नहीं किया? आप क्यों, कहाँ चूक गए? आपकी मंशा थी लागू करने की, तो आपको लागू करना चाहिए था। लेकिन हमारी मंशा लागू करने की है, इसीलिए हमारा लागू कर दिया था, पीएससी में निकाल दिया था, लागू कर दिया था, पीएससी में निकला था, उसके बाद ऑब्जेक्शन लगे और उसके आधार पर उसने मिला है और लागू कर दिया था कमलनाथ जी। आपको पता था, आपको मालूम था कि कोई ना कोई कोर्ट में जरूर जाएगा। आपने कैविएट नहीं, ये आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आपको जब पता था ये शंका की बात नहीं है बेटी, शंका की बात नहीं है। ये सरकार आपकी चाहती नहीं है, सरकार ने तो लागू कर दिया था। आप पीएससी वालों ने ऑब्जेक्शन लगा के कोर्ट गए, आपका वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ, तो ये सरकार, आपका वकील एक भी पेशी में नहीं गया, जबकि हमारी सरकार, हमारा वकील बराबर पेशियों में पहुंचा है, सरकार आपके वकील मजबूती से अपना पक्ष रखा है। इसलिए मैं जनसंख्या का आकलन ही नहीं दिया, आकलन मंगा था, हमारी सरकार आने के बाद हमने पूरा प्रयास किया, हमने पूरा प्रयास किया। हमारा वकील पेशी पर गया, बराबर गया, जा रहा है। ठीक है, मैं रंजन जी के पास आता हूँ। कृष्णा गौर जी, दोगने जी, मैं रंजन जी के पास आता हूँ। रंजन जी, ये ओबीसी के आरक्षण का जो मुद्दा है, रंजन जी के पास आता हूं मैं। रंजन जी, ओबीसी के आरक्षण का मुद्दा जो है अब ये कोर्ट के विचाराधीन है और कोर्ट को जब तक जानकारियां मिलेंगी नहीं, कोर्ट संतुष्ट नहीं होगा, इस पर फैसला आना मुश्किल है। आपने प्रमोशन में आरक्षण की बात बताई, वो भी लटक रहा है, उसको लेकर के भी बहुत सवाल हैं। लेकिन एसटी एससी को लेकर के भी मध्य प्रदेश की सियासत इन दिनों बहुत गरमाई हुई है। नेमावर कांड की आड़ में एकदम से लगता है कि वो जो पूरा मुद्दा है उसे गरमा दिया गया है। क्या एससी एसटी एकदम से केंद्र में सियासत के मध्य प्रदेश की अचानक से आने के पीछे की वजह क्या आपको लग रही है? जी देखिए, अभी एक तो चुनाव आने वाले हैं। देखिए 18 में चुनाव हुआ था यहाँ पे जो विधानसभा का, तो एक तरह से 2.5 साल तो निकल गया है। और मैं मानता हूँ जो भी चुनाव होता है, तो 5 साल का जो कार्यकाल किसी सरकार का होता है, अंतिम साल तो चुनाव का ही होता है। तो केवल अभी 1.5 साल बचा हुआ है जिसमें चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, इनको तैयारी करनी है अगले चुनाव की। 3 विधानसभा अभी रिक्त है जहाँ पे डेथ हुई थी कोविड के कारण। एक लोकसभा का क्षेत्र है, वहां पे उपचुनाव होने हैं। चूंकि कार्यकाल 1 साल से ज्यादा बाकी है विधानसभा का, तो वहां पे उपचुनाव आज निकल तो होने ही है, पुनर्लेटर होना ही है, वो मुद्दा है। नगरीय निकाय चुनाव होने यहाँ पे, वो भी काफी चलता जा रहा है। एक चुनाव का बहुत बड़ा मुद्दा है। जाहिर है 50% ज्यादा ओबीसी आबादी है, 21% ज्यादा एसटी यहाँ पे है, 15% से ज्यादा एससी है। तो पूरे केंद्र बिंदु में वो है जो आबादी है। तो
अचानक जो हुआ है, मतलब कमलनाथ जी का जो ट्वीट आया है उसका बड़ा सरप्राइजिंग अचानक क्या हुआ, कि फिर भी चुनाव में जो ओबीसी है या जो SC ST है उनका प्रमुख रोल रहेगा। और विधानसभा में तो देखिए 47 सीट तो यहाँ पे ST हैं, 35 सीट SC है, तो अच्छा खासा प्रभुत्व है यहाँ पे। इन कंपेरिजन टू आप यूपी या बिहार देख लें तो ST का अच्छा खासा रोल वहाँ पे है। लेकिन जैसे मैंने कहा, प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा पिछले 5 साल लटका पड़ा है। और अभिलाष जी, यहाँ पे सरकार ने जो रिटायरमेंट की एज बढ़ाई 60 से 62, इसलिए बढ़ाई कि जब तक मुद्दा सॉल्व नहीं होता सुप्रीम कोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण वाला, तब तक कर्मचारियों का नुकसान ना हो। लेकिन वो 2 साल भी निकल गया, फिर भी इसमें वही पड़ा हुआ है अभी भी। तो चाहे प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा हो या ये जो नौकरी में आरक्षण का मुद्दा हो, अभी वहीं पे लटका रहेगा। इससे कुछ साल नहीं होने वाला, क्योंकि कोर्ट ने बहुत क्लियर गाइडलाइन कोर्ट की 50% ज्यादा नहीं होना, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी नहीं बता पा रही कि चेंज होगा कैसे करेंगे। अगर आबादी को लेकर चलेंगे तो 50% ओबीसी को मिलना चाहिए, 21% SC को मिलना चाहिए, 15-16% SC को मिलना चाहिए, जो कि संभव नहीं है। तो आखिर होगा कैसे, कोई नहीं बता पा रहा। लेकिन ये चुनाव का मुद्दा बना हुआ है। तो जो भी आपने पूछा प्रश्न की क्यों हो रहा है, तो चूंकि चुनाव आने वाले हैं, लगातार कई चुनाव होंगे, फिर लोकसभा भी होगा, तो इसलिए मुद्दा करवा रहा है, मुझे जो ऐसा लगता है। कृष्णा जी, आपको लगता है कि SC ST को लेकर के बीजेपी के लिए ये बड़ी चिंता का विषय है? क्योंकि जो कार्यकारिणी की बैठक थी उसमें कहा गया खासतौर से SC ST जो है उसे केंद्रित करना है हमें। और उसके बाद हमने देखा कि उसके बाद से जब बीजेपी ने ऐलान किया कि SC ST पर हमें फोकस करना है, उसके तुरंत बाद से कांग्रेस SC ST पर कुछ ज़्यादा ही फोकस्ड हो गई है और लगातार गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। कमलनाथ जी को हमने सुना, हम सुन रहे थे किस तरह से बयान लगातार निकल कर आ रहे हैं, और हालांकि उसके जवाब भी बीजेपी के नेता बखूबी दे रहे हैं। लेकिन SC ST को लेकर के ये जो सक्रियता है, ये सिर्फ सियासी है क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के मूल में सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को न्याय देना चाहते हैं, उसे समाज की प्रथम पंक्ति में लाना चाहते हैं। और हम जानते हैं कि समाज की अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति अधिकांश हमारे ST SC वर्ग से ही आता है। और इसी मूल मंत्र पर हमारी सरकार काम करती है। हमारी विचारधारा को सामने रखते हुए हमारी सरकारें योजनाएं बनाती है, काम करती है। और इसलिए हमारा ज़्यादातर फोकस सामाजिक न्याय की तरफ ही होता है कि हम समाज में सामाजिक समरसता की दृष्टि से समाज के उन वर्गों को ऊपर उठाने की कोशिश करें जो आज तक शोषित, पीड़ित, उपेक्षित रहे हैं। यही कारण है कि हमारी पार्टी का, हमारी सरकार का पूरा फोकस दलित वर्ग के ऊपर, आदिवासी वर्ग के ऊपर अधिकांश रहता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे राज्यों की सरकार हो, आपने देखा होगा कि हमारी सरकारों की जो योजनाएं चलती है उसके मूल में हमारा यही वर्ग विशेष रूप से रहता है। लेकिन कांग्रेस की बात जहां तक करें, कांग्रेस ने लंबे समय तक राज करते हुए इनका उपयोग वोट बैंक के रूप में किया है। आज भी यदि कोई भी घटना ऐसी घटती है तो हम जानते हैं अभिलाष जी की समाज में घटने वाले अपराध होते हैं, लेकिन उन अपराधों पर सरकार का एक्शन कितनी तेजी से होता है ये महत्वपूर्ण होता है। और आपने देखा होगा कि एक संवेदनशील सरकार शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में जिस प्रकार से काम कर रही है, कोई भी घटना घटती है उस पर त्वरित एक्शन होता है, त्वरित कार्रवाई होती है और जो पीड़ित होता है उसको न्याय मिलता है। लेकिन कांग्रेस की मंशा हमेशा इस प्रकार की घटनाओं में राजनीति करने की रहती है, उसको बढ़ावा देने की होती है और किस प्रकार से लोगों को विभाजित किया जाए, लोगों के बीच में भ्रम पैदा किया जाए, ये काम हमेशा से कांग्रेस का रहा है। और यही कारण है कि एक सरकार जो एक अच्छा काम कर रही है समाज में सामाजिक न्याय की दृष्टि से, सामाजिक समरसता की दृष्टि से, उस पर किसी भी प्रकार के अनर्गल आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश कांग्रेस हमेशा करती आई है। ठीक है, दोगले जी आपसे जानना चाहूंगा SC ST को लेकर के, क्योंकि विधानसभा चुनाव में SC ST थोड़ा सा शिफ्ट हो गया था तो सरकार आप लोगों ने बना ली थी। अब क्या आपको लगता है कि वो SC ST आपके साथ जुड़ा रहेगा वो वर्ग, या उसे जोड़ने की ज़्यादा कोशिश करनी है, इसीलिए कमलनाथ जी और तमाम कांग्रेस अब इस तरह के मुद्दों को बहुत ज़्यादा सिंसियरिटी से उछाल रही है? देखिए अभिलाष जी, कमलनाथ जी भी उछाल रहे हैं। यहाँ का कानून व्यवस्था देखिए। आप बेंजी बोल रहे हैं कि मुख्यमंत्री संवेदनशील है, SC ST का ध्यान रखते हैं। आप बताइए, 5 हत्या हो गई है नेमावर में, देवास जिले में नेमावर में 5 हत्या हो गई। कितने मंत्री इनके गए हैं वहां पे देखने के लिए, उस परिवार के हालचाल या समाचार लेने के लिए गए और उनको सुविधा देने के लिए गए? कौन गया है? पार्टी का, जबकि इनके पार्टी के कार्यकर्ता के द्वारा हत्याएं की गई हैं।
तो ये कहाँ से संवेदनशील है SC/ST वर्ग के लिए या OBC वर्ग के लिए? ये किसी के लिए संवेदनशील नहीं है, सिर्फ राज करना जानते हैं और राज के अलावा कुछ नहीं चाहते। आपने देखा है कि ये राज्य से पिछड़ गए थे, उसमें इन्होंने क्या किया, प्रजातंत्र की हत्या करके 28 लोगों को खरीद के और सरकार फिर से बनाई है। तो ये कौन सा गरीबों का भला करेंगे, कौन सा SC/ST का भला करेंगे, कौन से आदिवासी का भला करेंगे? ये सिर्फ अपना पेट भरना चाहते हैं और अपने लोगों को आगे बढ़ाना चाहते हैं। किसी प्रकार की वो उसमें नहीं चलते हैं। अभी आपने देखा कमलनाथ जी आए थे, 5 लाख रुपए कमलनाथ जी ने देखे गए, 5-5 लाख रुपए प्रत्येक को देखे गए यहाँ का। अभी आज SC/ST के विधायक कांग्रेस के आए थे, वो मिल के गए और उन्होंने भी देखे गए। कौन सा अनुदान दिया इन्होंने निमावर वालों को, ये तो बताए। सरकार का अनुदान जो मिलता है 8 लाख रुपए, 8,32,000, वो भी नहीं पहुंच पाया अभी। ठीक है, वो भी नहीं मिला उनको प्रॉपर तरीके से, इलाज तक नहीं कराया प्रॉपर तरीके से। ठीक है रंजन जी, वक्त कम है। रंजन जी, आपसे फाइनल कमेंट में लेना चाहूंगा, मध्य प्रदेश में आखिर जाति की राजनीति क्यों नहीं जा रही है? क्यों ये विकास आधारित नहीं हो रही है? क्यों हम अब भी आरक्षण की बात करते हैं बजाय इसके कि हम बात करें कि सभी का रोजगार सभी को कैसे दिला दें? क्यों हम डिबेट नहीं कर पाते हैं कि आरक्षण की दर इतनी बढ़ रही है या नहीं हो रही है? इस तरह की चीजें क्यों होती हैं? बयान इसी तरह के सारा, चाहे बीजेपी या कांग्रेस, हर कोई फोकस जाति पर क्यों रहना चाहता है मध्य प्रदेश में? ये बहुत आसान रास्ता है अभिलाष जी, चुनाव जीतने का हो और सोसाइटी को डिवाइड करने का। अगर वाकई देखिए पार्टी को चिंता है, किसी पार्टी को, चाहे कांग्रेस में नाम नहीं लेना चाहता, कांग्रेस और बीजेपी हो, जब भी सरकार में आते हैं कितनी 1 लाख पोस्ट खाली है SC/ST का, हर बार भरने की कवायद होती है, खाली पोस्ट पड़ी हुई है। 2 लाख करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, लेकिन इस केवल 35% जो आपका योजना का पैसा है वह सरकार पे विकास पे खर्चा कर पाती, पैसे है नहीं, अपॉइंटमेंट हो नहीं पा रहे हैं। तो अगर वाकई करना है तो अच्छा एजुकेशन होना चाहिए, उनके लिए अच्छा प्रयास होना चाहिए, जो भी चीजें हैं, लेकिन उस पे जो फोकस होना चाहिए, अगर वो करेंगे तो शायद उसका उतना प्रभाव नहीं पड़ता चुनाव में। लेकिन जाति ऐसी चीज है, यूपी हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ पे जाति का प्रभुत्व है, ये बहुत आसान रास्ता होता है। लेकिन आप विकास के रास्ते चलेंगे, उनको लिए कुछ करने चलेंगे तो मेहनत वाला काम। तो लगता है कारण कि चूंकि आसान राजनीति है विकास जाति वाला, इसलिए हर पार्टी इसको आसान समझती है, इसको उठाती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आज जो हम समझ पाए वो इतना ही कि आरक्षण की बात हो या फिर प्रमोशन में आरक्षण की बात हो, ये चीज़ तो तय है कि कोर्ट की जो सीमाएं हैं उसको लांघना इतना आसान नहीं है। नेता ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी नीतियां ऐलान कर देते हैं, बना देते हैं। अब जनता है जो समझ नहीं पाती कि वो कहाँ उलझ रही है। हमें बात करनी चाहिए विकास पर, रोजगार पर, रोजी रोटी पर, लेकिन जब जाति आ जाती है तो राजनीति हावी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा गौर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर दोगने आपका भी और रंजन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर अपनी बात रखने के लिए। फिलहाल आज आपकी बात मध्य प्रदेश में बस इतना ही। दें इजाजत, नमस्कार।